हेलो एवरीवन, दिस इज अमर। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हेलो एवरीवन, दिस इज अमर। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर क्या होता है और कैपेसिटेंस क्या होती है, हर चीजें हम बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे। और एक चीज हमारा पिछले वीडियो में छूट गया था लास्ट लेक्चर में, जो कि पोटेंशियल एनर्जी के बारे में था, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। ठीक, तो उसे हम लास्ट में कवर कर लेंगे और एक आध क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक, तो ये ओवरव्यू रहेगा हमारे पूरी क्लास का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक, जो कि है हमारा पहला टॉपिक आज का। हमारा पहला टॉपिक है आज का कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले देखो ध्यान से, एक मिनट। तो सॉरी, चलो देखते हैं। ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर्स प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर इज कॉल्ड ए कैपेसिटर। कुछ लोगों का मानना था, उन्होंने कैपेसिटर पढ़ लिया होता है तो थोड़ा सा उनके दिमाग में कंफ्यूजन सा बैठ जाता है कि भैया एक कैपेसिटर जो होती है वह केवल एक प्लेट हो सकती है। मतलब कुछ इस तरह का, जैसे हमारे पास दो प्लेट्स लगी हो तो वह दो प्लेट्स ही एक कैपेसिटर को बना सकती हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी दो कंडक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन उनका कंडीशन क्या है उसे भी देख लो। ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर्स प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर इज कॉल्ड ए कैपेसिटर। अब दो कंडक्टर्स होने चाहिए, अब चाहे उनका शेप प्लेट हो, स्फीयर हो, कुछ भी हो सकता है, ऐसा उनके सच एज कोई ऐसी जरूरत नहीं है। ठीक, तो कुछ भी उनका साइज शेप हो सकता है। तो मान लेते हैं हमारा साइज कुछ इस तरह से कंडक्टर्स का है। और क्या बोल रहा है, और अगला कंडीशन क्या है, वन ऑफ द कंडक्टर्स गिवन ए पॉजिटिव चार्ज। एक कंडक्टर के पास पॉजिटिव चार्ज होनी चाहिए। एक मिनट, एक कंडक्टर के पास पॉजिटिव चार्ज होनी चाहिए, मान लेते हैं इसके पास प्लस क्यू है, और एक कंडक्टर के पास माइनस चार्ज होनी चाहिए। अब बोल रहा है वन ऑफ द कंडक्टर्स इज गिवन ए पॉजिटिव चार्ज एंड अदर इज गिवन ए एन इक्वल निगेटिव चार्ज। मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज इस पर है, मतलब पहले वाले कंडक्टर पे है, सेम उतना ही निगेटिव चार्ज, केवल उसकी मैग्नीट्यूड निगेटिव होनी चाहिए, लेकिन जो उसकी पूरी क्वांटिटी है वो उतनी बराबर होनी चाहिए। मतलब अगर इस पे 2 कूलम प्लस चार्ज है तो उस पे 2 कूलम माइनस में होना चाहिए। बस इतना है कंडीशन। और इनके बीच की जो डिस्टेंस होनी चाहिए बहुत कम होनी चाहिए। मतलब डी की वैल्यू बहुत कम होनी चाहिए, समझ लीजिए उसके एरिया से। तो डी की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होनी चाहिए एरिया से, और वो एक दूसरे से मतलब बहुत पास पास रखे होने चाहिए। और वे कंडक्टर किसी भी शेप साइज के हो सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वे एक प्लेट ही हो। ठीक, तो एक कैपेसिटर को क्या होता है अब इसे देख ले। मतलब कैपेसिटर हम पढ़ रहे हैं तो इसका काम क्या है, इसे भी तो फील करना चाहिए। कुछ लोग बस इसलिए पढ़ लेते हैं क्योंकि ये टॉपिक में दिया हुआ है, इसका यूज समझो यार, तभी तुम्हें फील आएगा फिजिक्स पढ़ने का। ठीक, तो अब आगे देखो, सम इलेक्ट्रिक डिवाइसेस रिक्वायर्स वेरी हाई करंट। कुछ डिवाइसेस होते हैं जो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं, कुछ बहुत ज्यादा हाई करंट का यूज करते हैं स्टार्ट होने में। बट कैपेसिटर स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड सप्लाई इट एट वंस। अब ध्यान से सुनना, कुछ हमारे जो मशीन्स होते हैं, कुछ भी मतलब कह लो, कुछ भी हमारे जो मशीन्स होते हैं बहुत बड़े बड़े, उन्हें स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो उन्हें डायरेक्ट स्टार्ट नहीं किया जाता लाइट का यूज करके, उन्हें डायरेक्ट स्टार्ट आप नहीं कर सकते लाइट से। तो जो हमारी कैपेसिटर होती है वह क्या करती है, वह अपने अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की स्टोर करी रहती है, बहुत सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करी रहती है अपने अंदर। और उसे जब उसे हम स्टार्ट करने चलते हैं मशीन्स को, तो वह क्या करती है, वह सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अचानक एक बार में ही पूरी उसे देने की कोशिश करती है। मतलब जितना हमारा लाइट देता है, और यह खुद कंट्रीब्यूट करके उसे दुगना तिगुना रफ्तार से उसे अधिक दे देता है, जिसकी वजह से हमारी जो मशीन्स है वह स्टार्ट हो जाती है। तो मतलब यह क्या करता है, यह पुश करने का काम करता है किसी चीज को। मतलब इलेक्ट्रिक डिवाइसेस जो होती हैं, सम इलेक्ट्रिक डिवाइसेस रिक्वायर्स वेरी हाई करंट टू स्टार्ट देम बट द कैपेसिटर स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड सप्लाई इट एट वंस। मतलब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है और अचानक एक बार में सारी चीजें, मतलब सारी एनर्जी को सप्लाई कर देता है और हमारा इंस्ट्रूमेंट चल पड़ता है। तो ये हो गया हमारे कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर का फील हो गया कैसे, कि एक कैपेसिटर जो होता है वह किसी भी शेप साइज का हो सकता है। ठीक, तो कैपेसिटर बनाने के लिए दो कंडक्टर्स हमें चाहिए जो कि बहुत ही कम दूरी पर रखे हो एक दूसरे से, और उनके बीच का मतलब डिस्टेंस कम हो, और उनके ऊपर जो चार्ज हो इक्वल अमाउंट में बट निगेटिव हो, एक निगेटिव हो एक पॉजिटिव हो। ठीक, इतना कंडीशन हमारे पास होना चाहिए कैपेसिटर को बनाने के लिए। तो अगला देखते हैं कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस क्या है,
उस एनर्जी को स्टोर करने की क्षमता, जो वह एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर रहा है, मैंने बताया कि वो अपने अंदर एनर्जी स्टोर करता है, तो एनर्जी स्टोर करने की जो क्षमता होती है उसी को बोल देते हैं, उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बोल देते हैं। अब देखो क्या लिखा है, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, capacitance of a capacitor is the charge on the positive plate per unit potential difference across the capacitor। यह तो फार्मूला आपको बताने के लिए बस हो गया, लेकिन एक्चुअल में इसका जो डिफिनेशन है वह कुछ इस तरह से है कि किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस वह है कि वह कितनी एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर सकता है। तो स्टोर करने की जो क्षमता होती है अपने अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी कंडक्टर के अंदर स्टोर करने की जो क्षमता होती है उसी को हम बोल देते हैं उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। ठीक, तो ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब यह क्या बोल रहा है कि किस तरह से हम अपने फार्मूले को डिराइव करोगे। तो सबसे पहले अब मान लेते हैं हमारे पास दो कंडक्टर्स कुछ इस तरह से साइज में रखे गए हैं, मान लो इस तरह से कुछ है हमारे पास, इस पे पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज है, इस पे एक है तो पॉजिटिव, मतलब इस पे निगेटिव चार्ज है जो कि इक्वल अमाउंट में है, तो मतलब प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू आपको पता है पहले से। और इनके बीच की जो गैप है, मतलब उन्हें कुछ इस तरह से रखा गया है कि उनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम है, तो डी है बहुत कम, डी मच लेस देन ए है, मतलब उनका एरिया से बहुत ज़्यादा छोटा है। तो जो वैल्यू होती है क्या होती है इसमें, क्यू की जो क्यू होता है इसमें, इस पे पोटेंशियल कितनी होनी चाहिए, इस पे पॉजिटिव पोटेंशियल, इस पे होगा इसका निगेटिव पोटेंशियल। अगर इस पे निगेटिव चार्ज, इस पे निगेटिव पोटेंशियल, इस पे पॉजिटिव पोटेंशियल, होगा कि नहीं। तो जो Q की वैल्यू होती है, जो इस पे चार्ज की वैल्यू होती है, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन पोटेंशियल के। मतलब ये हमें मतलब हमारे ये प्रूवल है, ठीक, ये हमेशा ट्रू है क्योंकि ये किताब में इस तरह से आपको बताया गया है। तो Q जो होता है, जो चार्ज होता है एक कैपेसिटर पर, एक पॉजिटिव प्लेट कैपेसिटर पे, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस की। तो Q को जब हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो यहां पर इंट्रोड्यूस कर देते हैं C और डेल्टा V। तो जो C होता है यह, इसी को हम बोल देते हैं, यह है हमारा कैपेसिटेंस। तो C हमारा जो हो गया वह हो गया हमारा कैपेसिटेंस। अब अगला पेज लेते हैं और तुम्हें और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। हमारा एक कंडक्टर था, ठीक, प्लस Q, और एक हमारा कंडक्टर है माइनस Q, इनके बीच की डिस्टेंस हमारी D है, और मैंने बताया कि Q जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इस पे प्लस पोटेंशियल, इसमें निगेटिव पोटेंशियल होगा। तो चेंज इन पोटेंशियल होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसी मतलब एक कंडक्टर पर चार्ज। तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा C डेल्टा V। अब C को तुम रोक लो, C को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस, C को बोलते हैं कैपेसिटेंस, जो एक कांस्टेंट आया, इसी कांस्टेंट को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। ठीक, तो ये जो कांस्टेंट आया उसी को बोलते हैं कैपेसिटेंस। तो C हो गया Q बाई डेल्टा V, या फिर C इज इक्वल टू Q बाई V भी तुम बोल सकते हो। चेंज इन पोटेंशियल C इज इक्वल टू Q बाई डेल्टा V, ठीक, C इज इक्वल टू Q बाई डेल्टा V या फिर C इज इक्वल टू Q बाई V, ऐसा कोई जरूरत नहीं, ठीक। तो ये तुम्हारे होता है क्या, ये तुम्हारा हो गया कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होती है, किसी एनर्जी को, मतलब एनर्जी को स्टोर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने की किसी कैपेसिटर में जो क्षमता होती है उसी को बोलते हैं उसकी कैपेसिटेंस। अब इसकी तुम यूनिट को देख लो, यूनिट क्या होती है, यूनिट हो गई इस पे कूलम, कूलम बटा वोल्ट, यहां पर कूलम पर वोल्ट हो गया, ठीक, कूलम पर वोल्ट हमारा एक यूनिट हो गया। और एक सिंपल साधारण सा यूनिट हमें बताया गया क्या, फैरेड, FARAD, फैरेड, इसे कैपिटल F से डिनोट करते हैं। तो हमेशा हम कूलम पर वोल्ट ना लिख के फैरेड लिख देते हैं, और कहीं कहीं पर हमें कूलम पर वोल्ट दिया होता है। कूलम पर वोल्ट कैसे आया, इस फार्मूले से आया, C इज इक्वल टू Q बाई V, जो होता है हमारा फार्मूला C इज इक्वल टू Q बाई V, इससे हमारा आया कि यह कूलम पर वोल्ट है, ठीक, कूलम पर वोल्ट है। लेकिन जो हमारा फैरेड आया, इसे एक फैरेड, एक किसी साइंटिस्ट का नाम था फैरेड, उनके नाम पर ऐसे बताया गया है, उन्होंने इस चीज की डिस्कवर किया था, इसलिए उनके नाम पर इसे बना दिया गया फैरेड, ठीक। तो फैरेड इसका यूनिट हो गया। तो C इज इक्वल टू, मतलब C इज इक्वल टू Q बाई V होता है, इसकी यूनिट होती है फैरेड। अब फैरेड को देखो तो किस तरह से, एक फैरेड बहुत बड़ी यूनिट होती है, ठीक, तुम इसे छोटा कंसीडर नहीं करोगे, एक फैरेड जो होती है वह बहुत बड़ी यूनिट है। अभी तुम्हें उसका फील दिलाने के लिए मैं कुछ डेरिवेशन करने की कोशिश करूंगा, ठीक। तो एक जो फैरेड की वैल्यू होती है बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत बड़ी होती है, तुम इसे मामूली से, मतलब किसी छोटे चीज़ों से कंपेयर करने की कोशिश मत करो।
अगर तुम्हें अधिकतर से अधिकतर तुम्हें कहीं कैपेसिटेंस का यूज तुम्हें देखने को मिलेगा तो वह माइक्रोफैरड होगा। तुम्हें क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन देखेंगे अधिकतर तुम्हें माइक्रोफैरड में दिखेंगे। फिर कुछ भी और छोटे यूनिट्स हो सकते हैं, लेकिन माइक्रोफैरड इसे हम बोलते हैं माइक्रोफैरड। तो इतनी छोटी यूनिट का ही यूज करते हैं क्योंकि जो हमारी फैरड है वह बहुत बड़ी होती है, तो एक फैरड बहुत बड़ा हो जाता है, तो इसलिए हम माइक्रोफैरड का यूज करते हैं। तो माइक्रोफैरड कितना होता है 10⁻⁻⁻⁶ फैरड, इतना होता है ना एक माइक्रोफैरड। तो 10⁻⁻⁶ फैरड इतना, अब तुम याद रखना। ये छोटी छोटी चीजें हैं, बस तुम्हें ध्यान रखने की जरूरत है। अब सी किस पे डिपेंड करता है? तुम्हारा जो फार्मूला आया C = Q/V, इसे देखकर लगेगा कि लोगों को जो कैपेसिटेंस होती है वह Q पर डिपेंड करती है और V पर डिपेंड करती है, मतलब चार्ज पर डिपेंड करती है और पोटेंशियल पर डिपेंड करती है दोनों कंडक्टर्स के बीच के। ऐसा नहीं है। अब ऐसा क्यों नहीं है, इसे ध्यान से सुनना। जो तुम्हारा C था वो तो एक कांस्टेंट था, ठीक। अब सीधा सीधा हम तुम्हें ले चलते हैं पूरे लॉजिक के साथ, मतलब दिखाते हैं कैसे कैसे किसी पे डिपेंड कर रहा है। ध्यान से देखना, C डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ ए कंडक्टर। अब इसे देखने के लिए तुम्हें चलना पड़ेगा एक, जब हम डिराइव करेंगे क्या, कैपेसिटेंस ड्यू टू ए स्फीयर, ठीक। तो उसमें तुम्हें अच्छी तरीके से पूरा फील आ जाएगा, और जब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ेंगे तब भी तुम्हें उसका पूरा फील दिया जाएगा। लेकिन अभी बस पढ़ लो कि जो C होता है वह डिपेंड किस पे करता है। C डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ ए कंडक्टर, शेप ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है। डिपेंड साइज ऑफ कंडक्टर, साइज क्या है कंडक्टर की, इस पे डिपेंड करता है। डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर्स, जो कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस है उस पे मतलब उस पे डिपेंड करता है। ओरिएंटेशन कैसा है, किस तरह से उन्हें रखा गया है, टिल्टेड रखा गया कि फिर पूरा मतलब सीधा रखा गया है। मीडियम का सी प्रेजेंट है उस कैपेसिटर के बीच में, जैसे हमारा कैपेसिटर कुछ इस तरह से है, उसके बीच में मीडियम कौन सी है उस पर भी डिपेंड करता है। तो डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ कंडक्टर, डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ कंडक्टर, डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर, ओरिएंटेशन ऑफ कंडक्टर, मीडियम पर डिपेंड करेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो तुम्हें याद रखने की जरूरत है। अब तुम इसे याद रखोगे, हमेशा याद रखोगे और उसे तैयार कर लोगे। अब चलो आगे देखते हैं। स्फेरिकल कैपेसिटर के पढ़ते हैं। स्फेरिकल कैपेसिटर, अब स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है इसे ज्यादा तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया कि तुम इसके जब भी तुम डिराइव करोगे, मतलब तुम्हारे पास दो कंडक्टर होने के किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को देखने के लिए, तुम्हारे पास दो कैपेसिटर कब बनता है, जब तुम्हारे पास दो कंडक्टर होंगे, ठीक, इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज होंगे उस पे दोनों पे, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज दोनों एक दूसरे से वे निगेटिव होंगे। तो उन पे इसे दिखाने के लिए हम इनफाइनाइट के यूज करते हैं कि मतलब हम किसी चार्ज क्यू को लेकर आए इनफाइनाइट पर, हम इनफाइनाइट पे मतलब चीज़ों को मानकर चलते हैं। तो स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए बस तुम देख लो, इसका कोई खास उतना इंपॉर्टेंस है नहीं, लेकिन अगले वीडियो में कुछ मैं केसेस तुम्हारे लिए लेकर आऊँगा, वे केसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। सबसे पहले इसे तुम देख लो। मैंने तुम्हें पिछले वीडियो में बता रखा है कि जो हमारा स्फीयर होता है, एक हमारा यह स्फीयर है, जो हमारा स्फीयर होता है उसकी वजह से पोटेंशियल की वैल्यू क्या आई थी, पोटेंशियल हमारी आई थी KQ/R। अब यहां पर जो मतलब सेंटर से लेके उसके सरकमफ्रेंस तक जो हमारी पोटेंशियल V = KQ/R आई सरफेस पे, तो पोटेंशियल हमारी KQ/R आई। अब इनफाइनाइट पे हम लेके चलते हैं कि हमने किसी चार्ज को इस तरह से लेकर आया, और इनफाइनाइट पर हम चीज़ों को मान लेते हैं कि वहाँ पर एक कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, तो इनफाइनाइट के रिस्पेक्ट में ही हम चीज़ें निकालते हैं। तो यहाँ पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, वह क्या हो जाएगा, वह KQ/R ही होगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी वह क्या होगी, वह इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी, मतलब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी और इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी इज 0। मैंने बता रखा है कि इनफाइनाइट पे हम पोटेंशियल एनर्जी कैसे कंसीडर करते हैं, 0 कंसीडर करके चलते हैं। अब जब तुम 0 कंसीडर करके चल रहे हो इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी, तो डेल्टा V की वैल्यू तुम्हारी KQ/R आई। अब C का जो फार्मूला मैंने बताया वह क्या होता है, C का फार्मूला मैंने बताया C = Q/ΔV। अब C = जब Q/ΔV होता है तो C के जगह मतलब चार्ज, इस पे टोटल चार्ज Q, मैंने बता रखा है कि इस पे टोटल चार्ज Q है, तो तुम यहाँ पर Q रख दो, और डेल्टा V की जगह पर रखोगे तुम KQ/R, तो Q से Q कैंसल आउट हो जाएगा और बचेगा क्या, R/K। R ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा K। तो C = R/K हुआ, ध्यान से देखना, C = R/K, ये R ऊपर वाला, नीचे वाला K है, ठीक।
सी इज इक्वल टू आर बाई के में अब के की वैल्यू कितनी होती है, के की वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू होती है 1/4πε0, जिसकी मतलब पूरी वैल्यू कितनी होती है, जिसका पूरा मान कितना होता है 9 × 10⁻⁹ तो 1/4πε0 यहां लिखोगे। अब ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा क्या हमारा 4πε0r। अब ये चीजें तुमने देख रखी होगी अपने स्कूल फिर या फिर मतलब ट्यूशंस में, ठीक, जहां भी तुम पढ़ते हो, तो ये वाली चीज तुम्हें देखने को मिली होगी ट्यूशन में या फिर तुम्हारे स्कूल में, c इज इक्वल टू 4πε0r। अब ध्यान से देखना, एक चीज तुम्हें फील आएगा, अभी जितने भी चीजें मैंने तुमसे डिस्कस करी कि वह डिपेंड करता है शेप ऑफ साइज ऑफ कंडक्टर, डिपेंड साइज ऑफ कंडक्टर, ठीक, उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर्स, उसके बाद ओरिएंटेशन पर डिपेंड करता है, मीडियम पर डिपेंड करता है। अब देख लो यहां पर कैसे प्रूफ हो गया ये। अब तुम्हारा ये रेडियस है, ये तुम्हारा रेडियस है जो कि खुद बताया कितना उसका साइज होना चाहिए। साइज कंडक्टर का साइज डिफाइन करने के लिए रेडियस काफी। एप्सिलॉन नॉट बताएगा तुम्हें मीडियम कैसा है, इससे तुम मीडियम डिफाइन करोगे, जैसा मीडियम होगा उसकी वैल्यू तो यहां पर रखोगे। सी इज इक्वल टू 4πε0r से तुम्हें प्रूफ हो गया कि यह क्यू और वी पे डिपेंड ही नहीं करता। सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी में क्यू और वी पे डिपेंड ही नहीं करता, तो क्यू और वी पे डिपेंड नहीं करता तो तुम्हें उसके पढ़ने की ज्यादा जरूरत, मतलब उसे ध्यान में रखने की, बस इतना तुम ध्यान रखना कि इस पॉइंट को तुम याद कर लेना। अगर तुम्हें ये चीज समझ में ना आई हो, जब मैं तुम्हें क्या पढ़ाऊंगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ाऊंगा, तुम्हें एक चीज और मिलेगी वहां पर, और वे चीजें इतनी खूबसूरत हैं कि तुम्हें उसे देखकर और फील आ जाएगा कि ये कैसे हो गया, ठीक। तो ये हो गया पूरा तुम्हारा c इज इक्वल टू 4πε0 में, जिसमें r पे डिपेंड कर रहा, मतलब रेडियस पे डिपेंड कर रहा है कैपेसिटेंस, जो कि उसके ओरिएंटेशन को डिफाइन करेगा, उसकी शेप और साइज को डिफाइन करेगा, और 4πε0 में ε0 जो बताएगा वह मीडियम को बताएगा। तो c इज इक्वल टू 4πε0r हो गया तुम्हारा क्या, एक कैपेसिटेंस ड्यू टू स्फेरिकल सेल, मतलब स्फेरिकल बोल सकते हो, स्फीयर की वजह से। अब एक तुम क्वेश्चन कर लो और मुझे बता दो कि उसकी वैल्यू कितनी आएगी। क्वेश्चन देखो, मान लो तुम्हारे पास कोई की स्फीयर है, एक मिनट थोड़ा सा गड़बड़ बन गया। मान लो तुम्हारे पास एक स्फीयर है जिसकी रेडियस तुम्हें r दे दी गई है, ठीक, जिसकी रेडियस तुम्हें r दे दी गई है, और इस पे चार्जेस क्या है, Q, मतलब Q टोटल चार्ज है, और इस पे प्लस प्लस इस तरह से बिखरे पड़े हैं, इस तरह से। अगर तुम्हारा रेडियस कितना होना चाहिए, तुम्हारा रेडियस कितना होना चाहिए कि C की वैल्यू 1 फैरेड हो जाए। तुम देखो यहां से 1 फैरेड की फील तुम्हें कैसी आ जाती है। मैं पूछ रहा हूं कि 1 फैरेड कैपेसिटर के लिए रेडियस कितनी बड़ी होनी चाहिए, ठीक। मैं बोल रहा हूं कि अगर तुम्हें एक कैपेसिटर बनाना हो, एक कैपेसिटर बनाना हो जिसकी कैपेसिटेंस 1 फैरेड होनी चाहिए, तो तुम्हें कितनी बड़ी कैपेसिटर से बनानी पड़ेगी, तुम्हारा रेडियस क्या होगा उस कैपेसिटर की। समझ में आ रहा है क्वेश्चन। जैसे हम किसी चीज का यूज कब करते हैं, अपने लग्जरी के लिए, चीजों का यूज अपने लग्जरी के लिए हम करते हैं। लग्जरी कब मिलेगी, जब हमें आसानी से मिल जाए, आसानी से बन जाए, हर चीजें हम हमारे आसपास, मतलब बहुत आराम से कुछ सारी चीजें हो जाए। अब मैं तुमसे बोल रहा हूं कि अगर मेरे पास कोई कैपेसिटर है जिसकी रेडियस r है, और हम कह रहे हैं कि इसकी जो कैपेसिटेंस है, अगर मैं 1 फैरेड चाहूं, एक स्फेरिकल कैपेसिटर की अगर मैं कैपेसिटेंस 1 फैरेड चाहूं, तो 1 फैरेड कैपेसिटेंस को पाने के लिए उसकी रेडियस कितनी होनी चाहिए। तो मैंने बताया कि इसके जो फार्मूला होता है c इज इक्वल टू 4πε0r होती है, इतनी होती है। अब मैं बोल रहा हूं कि इसकी कैपेसिटेंस मतलब 1 फैरेड होनी चाहिए, तो 4πε0 इंटू r, रेडियस कितनी होनी चाहिए। रेडियस तुम्हें पाने के लिए क्या करोगे, तुम 1/4πε0 करोगे। देखो इस चीज को पूरे तुम इधर भेजोगे, क्योंकि इसके 1 हो गया, इसके डिवाइड हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा 1/4πε0, और 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ अब तुम सोच सकते हो कि यह रेडियस कितना बड़ा हो गया। यह रेडियस इतना बड़ा हो गया
या रेडियस इतना बड़ा हो गया कि तुम कितना बना लो जितना तुम सोच सकते हो, तब जाके तुम्हें 1 फैराड क्या मिलेगा, कैपेसिटेंस, एनर्जी स्टोर करने की क्षमता एक कैपेसिटर में 1 फैराड तुम्हें तब मिलेगी जब तुम्हारी रेडियस इतनी बड़ी हो जाए। अब चाहे वह मीटर में ही हो तब भी उतना बड़ा है तो है। अब तुम इसे समझ में आ सकता है कि 1 फैराड कितना बड़ा होता है, 1 फैराड कितना बड़ा होता है, इससे तुम्हें फील आ गया होगा। अब 9 × 10⁹ जो हमारा अंक आया, हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू जो आई है वह छोटी नहीं है, इसे छोटी समझने की कोशिश मत करना। तो रेडियस इतना बड़ा होना चाहिए तब हमें जाके इतना कैपेसिटेंस मिलेगा, मतलब 1 फैराड हमें कैपेसिटेंस मिलेगा। और 1 फैराड कैपेसिटेंस हमें तब मिलेगा जब हमारी रेडियस इतनी बड़ी हो। तो यार जब हम लग्जरी के लिए चीज़ों को यूज कर रहे हैं कि हमारी आसानी से काम हो जाए, हम इन चीज़ों को स्टार्ट कर पाए आसानी से, तो हम इतना बड़ा रेडियस लेके कहाँ घूमेंगे, इतना बड़ा कैपेसिटर। तो इसे तो तुम हटा ही दो, या तो डेली लाइफ के किसी काम का नहीं है, डेली लाइफ में इसका यूज है ही नहीं। अब इसके लिए हम पढ़ते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब ये हमारे किसी काम का नहीं है तो हम इसे लेकर घूमेंगे क्यों, क्यों पढ़ें, मतलब पढ़ने की जरूरत तो है, मतलब पढ़ लेते हैं तो थोड़ा सा फील आ जाता है, लेकिन अधिकतर जो तुम्हें दिखेगा अब वह दिखेगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक, तो इसका टेंशन मत लो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तुम्हें अगले लेक्चर्स में समझाया जाएगा किस तरह से। जब तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, अभी मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा है, जब तुम्हें क्या बता दिया जाएगा, प्रॉपर्टी बता दी जाएगी किसी कंडक्टर की प्रॉपर्टी कैसे होती है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे अलग अलग चीज जगहों पर डिफाइन होती है, और कहाँ पर फील्ड जीरो होता है, बल्क में जीरो होता है, कहाँ पर जीरो नहीं होता है, हर चीज़ तुम्हें बता दी जाएगी। तब तुम्हें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे पोटेंशियल कैसे बढ़ता है, चार्जेस कैसे बढ़ते हैं, हर चीज़ तुम्हें बता दी जाएंगी, तब तुम्हें पढ़ाया जाएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब तुम इतना याद रखना कि जो हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर हो गया वह तो फ्लॉप ही है, तो ये तो फ्लॉप गया, उसका कोई यूज नहीं है। अब अगला देखते हैं क्या आता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें पोटेंशियल एनर्जी, ये लास्ट लेक्चर का हमारा एक टॉपिक बच गया था जिसे तुम देखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है इसे तुम ध्यान से देख लेना। मैंने तुम्हें बताया था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होती क्या है। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होती है प्लस और माइनस चार्ज मतलब इक्वल अमाउंट में हो और दोनों एक दूसरे से बहुत मतलब क्लोजली रखे गए हों। जैसे एक प्लस क्यू हो तो एक माइनस क्यू हो, दूसरे से स्मॉल डी डिस्टेंस पे हो, तो एक डाइपोल बनाते हैं। पूरी सिस्टम जो बनती है वो एक डाइपोल कहलाती है, तो इसे बोलते हैं डाइपोल। जो तुम्हारे देखो ध्यान से, ये हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है, जिसकी वैल्यू ई है, बीच में एक रखा गया है, डिनोट करने का तरीका ये है। जो ये हेड बनता है इसे प्लस क्यू बोलते हैं, इसे माइनस। ठीक, तो एक डाइपोल रखा गया है। अब इस पे देखो फोर्सेस कैसे लगेंगे। अब इस पे फोर्स लगेगा कुछ इस तरह से और इस पे फोर्स लगेगा कुछ इस तरह से। अब यह क्या करेगा, यह डाइपोल को घुमाने की कोशिश करेगा इस तरह से और इस तरह से, मतलब क्लॉकवाइज यह घुमाने की कोशिश करेगा। जब क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा तो अब देखते हैं कि क्या पोटेंशियल एनर्जी में कैसी कैसी चेंज आ रही हैं। लाइट जा चुकी है तो ज़्यादा टेंशन मत लेना, तुम स्क्रीन पे ध्यान दो। ठीक, तो यहाँ पर प्लस क्यू जी मतलब इधर फोर्स लगेगा इस तरह से और क्लॉकवाइज तुम्हारा पूरा टॉर्क घूमकर आएगा। अब एक चीज हम मान लेते हैं कि मतलब अगर यहाँ बीच में मतलब एक लाइन और बना देता हूँ थोड़ा सा मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो अगर यह θ1 पर है तो मान लेते हैं कि कुछ देर के बाद या कहीं इस तरह हमने उसे डिस्प्लेस करा डी थीटा, मतलब डी थीटा हमने अपने हाफ से डिस्प्लेस कर दिया। ध्यान से सुनना, हमने उसे डी थीटा एंगल डिस्प्लेस किया उसकी पोजीशन से, वह फिर भी इधर आना चाहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो हमारा डाइपोल कुछ इस तरह से हो जाएगा। मान लेते हैं यहाँ से उसकी वैल्यू जो मतलब या कहाँ चला गया, या मान लेते हैं मतलब जो θ2 पर आ गया, पहले वह θ1 पर था, हमने उसे डी थीटा डिस्प्लेस किया, अब उसकी वैल्यू क्या हो गई, डी थीटा हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड से। ठीक, अब डी थीटा एंगल पर आ गया है, अब उसी तरह से तुम ध्यान में रखना। अब देखो हमारी होती है पोटेंशियल एनर्जी की, मतलब चेंज इन पोटेंशियल होता है निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। अब निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा फार्मूला, एक मिनट यहाँ पर मेरा थोड़ा सा नोट खुल गया, ध्यान से देखना। अब वर्क डन क्या होता है, टाउ डी थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी थीटा।
डी यू वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बताया था तुम्हें, जब एंगल्स के लिए हम डिफाइन करते हैं तो वहाँ पर टाउ डी थीटा है। टाउ क्या होता है? टॉर्क होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है ये। तो हमारी यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात की जा रही है, इसलिए हम इस वर्क डन को यूज करते हैं। और टाउ की वैल्यू मैंने पहले से तुम्हें पढ़ा रखी है कि होती है पीई साइन थीटा। तो टाउ की वैल्यू होती है पीई साइन थीटा और तुम यहाँ पर रख दो, तो नेगेटिव ऑफ पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा, यहाँ पर रख दो डी यू। अब इसे इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड में। जब हमारी पोटेंशियल मान लेते हैं एक पोजीशन थी जब थीटा 1 चला था, तो यहाँ पर बोल देते हैं पोटेंशियल एट थीटा 1 इस तरह से, यू एट थीटा 1 यू एट थीटा 2। यह छोटा सा लिखा गया है, बहुत बड़ा नहीं लिखा गया है। और यहाँ पर लिखोगे तुम थीटा 1 से थीटा 2, मतलब जब हमारी पोजीशन थीटा 1 पर थी तो मान लेते हैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी यू थीटा 1 थी। जो हमारी पोजीशन थीटा 2 थी तब वहाँ पर पोटेंशियल यू थीटा 2 थी। और यहाँ से हमने थीटा 1 से थीटा 2 हमने पूरा कवर करा। अब एक चीज तुम ध्यान से देखना, जब हमारी क्लॉकवाइज टॉर्क होती है, जब हमारी क्लॉकवाइज टॉर्क होती है जब हमारी क्लॉकवाइज, तो उसे हम निगेटिव कंसीडर करते हैं। तो इसलिए पी साइन थीटा की जगह पर हमारा हो जाएगा माइनस पी साइन थीटा। अब माइनस पी साइन थीटा हुआ तो यह हो गया हमारा प्लस पी इंटीग्रेशन ऑफ पी ई, मतलब पी बोल रहा हूँ साइन थीटा इंटू डी थीटा है, हो जाएगा यहाँ पर डी यू, यहाँ पर हो जाएगा थीटा यू एट थीटा 1 यू एट थीटा 2। तो ध्यान से देखना, तो यहाँ पर हो जाएगा यू एट थीटा 2 माइनस यू एट थीटा 1। हम ऊपर की लिमिट को पुट कर देंगे और यहाँ पर हो जाएगा पी ई इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इंटू डी थीटा 1 से थीटा 2। पी ई लिखोगे और साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉस थीटा 1 से थीटा 2। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा होता है तुम्हारा माइनस ऑफ कॉस थीटा, याद रखना। माइनस बाहर कर लो, हो जाएगा माइनस पी, पुट करो लिमिट को, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, इतना हो गया यू एट थीटा 2 माइनस यू एट थीटा 1। अब एक चीज मानी गई है जो कि तुम्हें किताबों में देखने को मिल जाएगी, एक रिफरेंस माना गया है। थीटा 1 को तुम 90 डिग्री ले लो, थीटा 1 को तुम 90 डिग्री ले लो और यू एट थीटा 1 को तुम 0 पुट कर दो। ध्यान से सुनना, अगर यह कंडीशन तुम्हें याद रखनी है या होती है तो तुम्हें याद रखनी है। अब यहाँ पर रख दो यू एट थीटा 2 माइनस यू एट 90, थीटा 1 की जगह पे 90 रखोगे, माइनस पी कॉस ऑफ थीटा 2 के जगह पे थीटा 2 ही रहने दो और माइनस कॉस ऑफ 90 हो जाएगा। अब कॉस ऑफ 90 होता है तुम्हारा 0, इसे मैंने बोल दिया कि इसे तुम्हें 0 लेना है। तो एट थीटा 2 इज इक्वल टू हो गया माइनस पी कॉस थीटा 2। अब ये जब किसी थीटा 2 की बात की जा रही है, मतलब हमने डिस्प्लेस कहाँ पर करा, जब हमने उसे डिस्प्लेस करा थीटा एंगल थीटा 2 पे, तो हमारी यहाँ पर थीटा 2 आ रही है, यहाँ पर भी थीटा 2 आ रही है। लेकिन अब हम किसी एंगल पर डिस्प्लेस करते 30 डिग्री, तभी हमारे यहाँ पर थीटा 2 की जगह पर 30 डिग्री आ जाएगी। तो हम एक जनरलाइज चीज बना सकते हैं, क्यू एट एनी एंगल थीटा इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा। एक ये जनरल केस हो गया जिसे तुम्हें अब पता होनी चाहिए। तो किसी एक जनरल केस में हम बोल रहे हैं कि अब जब हमारा थीटा 2 था तो वहाँ पर थीटा 2 आ रहा था, अब हमारा थीटा हो गया तो थीटा आएगा। तो जब भी तुम्हें कुछ इस तरह का देखने को मिले तो तुम इस तरह से कर सकते हो। जब थीटा की वैल्यू, अब सुनो, जब थीटा की वैल्यू तुम्हारी क्या हो जाए, थीटा की वैल्यू जब तुम्हारी 90 हो जाए, जब थीटा की वैल्यू तुम्हारी 90 होगी तो यू एट 90 डिग्री क्या होगा, हमारा पोटेंशियल 0 आ जाएगा, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। वहीं पर जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, कॉस थीटा 0 हो जाए, तो यू एट 0 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस पी कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है तो हो जाएगा माइनस पी, मतलब हमारी पोटेंशियल मिनिमम है। अब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है तो वह कैसी स्टेट में होती है, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसका सच कैसे यूज नहीं है, बस पढ़ लो, ध्यान में रखना। अब थीटा 2 अगर 180 हुआ तो यू एट 180 इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा प्लस, ध्यान देना थोड़ा सा, यहाँ पर होगा पी ई
कॉस ऑफ 180, कॉस ऑफ 180 की वैल्यू -1 होती है, तो -1 और माइनस यहाँ पर है तो प्लस पी हो जाएगी। यू एट 180 इज इक्वल टू पॉजिटिव पोटेंशियल, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, तो यह हो जाएगी तुम्हारी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। इसे बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का केस मैंने बता रखा है पहले वीडियोज में। ये केसेस हैं, कुछ खास ऐसी यूजेस नहीं है, बस तुम्हें ऐसे याद रखना, ठीक। तो जनरल यू इज इक्वल टू, अब से तुमसे कोई पूछे तो माइनस पी कॉस थीटा होता है, इसे याद रखना। अब चलो देख लेते हैं, फाइंड द वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल बाय एंगल 30। मैंने बताया कि जनरल केस क्या होता है, जनरल केस तुम्हारा होता है कि माइनस पी कॉस थीटा होता है। तो पहले यह डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग था। अब इसे तुम एक चीज़ और याद रखना कि जहाँ पर यहाँ पर माइनस पी कॉस थीटा आया है, इसे तुम एक चीज़ और रख सकते हो, यू इज इक्वल टू यू थीटा इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई भी रख सकते हो। मतलब तुम क्या करो, ई का कॉम्पोनेंट ले लो, ई कॉस थीटा ई साइन थीटा, तो कॉस थीटा वाला कॉम्पोनेंट तुम कंसीडर करोगे, पी डॉट ई तुम इसे लिख सकते हो। अब माइनस पी कॉस थीटा तुम्हारा होता है, तो सबसे पहले हमारा क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल हमारा पैरेलल थे, मतलब उनके बीच की थीटा की वैल्यू 0 थी। तो थीटा की वैल्यू 0 थी तो हमारी पोटेंशियल कितनी आएगी देख लो। तो पोटेंशियल एट 0 डिग्री क्या होगा, माइनस पी ई कॉस 0। पी बराबर होता है माइनस, पी बराबर क्या होता है, पी बराबर क्यू इंटू, मान लेते हैं इस डाइपोल की लेंथ कितनी है, डी है, तो टोटल लेंथ क्यू डी ई कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो क्यू डी ई हमारी आ गई यू एट 0 डिग्री। अब यू एट कितना 30 डिग्री देख लो, जब हमने 30 डिग्री से डिस्प्लेस करा, तो माइनस पी कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू होती है कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो यहाँ पर रखोगे तुम माइनस ऑफ √3/2 और पी की वैल्यू रखोगे क्यू इंटू डी इंटू ई। अब मैंने बताया कि वर्क डन क्या होता है, वर्क डन तुम्हारा होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है तो मतलब यू एट फाइनल माइनस यू एट इनिशियल, तो फाइनल क्या है, फाइनल तुम्हारा है माइनस √3/2 क्यू ई डी माइनस माइनस क्यू डी ई। तो माइनस और माइनस ये हो गया तुम्हारा प्लस, इधर आ जाएगा, ले लो उससे, तो क्यू डी ई कॉमन कर लो, हो जाएगा क्या 1 माइनस √3/2। तो वर्क डन तुम्हारा जो आया इतना आएगा, है वो तुम्हारा हो गया आंसर। तो समझ में आया, बस इतना है तुम्हारा ये लास्ट, मतलब लास्ट स्लाइड था। हर क्वेश्चन मतलब 1-2 क्वेश्चन हमने करे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करे, ठीक। तो ये हो गया, हर कॉन्सेप्ट मैंने तुमसे डिस्कस कर लिया, हर चीज़ें मैंने तुम्हें समझा दी हैं। आई होप कि हर चीज़ें तुम्हें समझ में अभी आ गई हों। तो चलो मिलते हैं इसी अगले बढ़िया से लेक्चर में, अगले से लेक्चर में, ठीक। तब तक पढ़ाई करते रहो और सारी चीज़ें रिवाइज करके अगले लेक्चर में आना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सिया, बाय बाय, बाय बाय।